वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से एक बार हम लोग साइंस का महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूं और ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा। और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ 1 पे। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया था? मतलब लेंस बनाने में हम लोग किसका उपयोग नहीं करते हैं? जो मिट्टी है, मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं हम लोग। मतलब कि क्या कहते हैं हम लोग? निर्गत कोण कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन पे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान, अपवर्तनांक क्या होता है? किस लिए तो हम लोग म्यू से, ये क्या होता है? साइन आई बटा में साइन आर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का भी नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। तो ये क्या होगा? म्यू बराबर में साइन आई बटा में साइन आर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी। अगर किसी भी समान दृष्टि के लिए कोई भी जो व्यक्ति है उसके लिए न्यूनतम दूरी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। और यही पूछेगा अधिकतम दूरी कितना होगा? तो अनंत। कितना होगा? अनंत। चलते हैं क्वेश्चन पे। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। देखिए यहाँ दूरदृष्टि, तो इसी में क्वेश्चन में छिपा हुआ है। दूरदृष्टि मतलब दूर की वस्तु को वो साफ साफ देख सकता है और नज़दीक की वस्तु को वो साफ साफ नहीं देख सकता है। अगर दूरदृष्टि किसी को हो गया है तो उसके चश्मा में हम लोग किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो किसका करेंगे हम लोग? उत्तल लेंस का। किसे कहेंगे? किसका उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। और उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो बीच में मोटा हो और किनारे में क्या हो? पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहेंगे। या बीच में उभरा हुआ हो और किनारे में धंसा हुआ हो, उसे उत्तल लेंस कहेंगे। और अवतल लेंस किसे कहेंगे? जो बीच में पतला हो और किनारे में मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत, जब कांच से हम लोग प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश से गुजारते हैं तो ये कितने रंगों में जाते हैं? 7 अलग अलग रंगों में। कितने रंगों में? 7 अलग अलग रंगों में। तो कह रहा है किस रंग का झुकाव सबसे कम झुकाव किसका होगा? लाल का। सबसे ज़्यादा किसका होगा? बैगनी का। सबसे ज़्यादा तरंग किसका होगा? लाल का। सबसे कम किसका होगा? बैगनी का। अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होगा? बैगनी का। और सबसे कम किसका होगा? लाल का। तो कह रहा झुकाव अधिक किसका होगा? तो बैगनी का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस उपकरण में धन और यहाँ पे ये क्या है? ऋण, धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? देखिए एम्पियर में होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, लेकिन कुंडली में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में मतलब क्या है? एक प्रतिरोध को इसमें और एक प्रतिरोध को इसे में लेकर क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। अगर ये R1 है, ये R2 है, जब हम R कुल निकालते हैं मतलब आर कुल, ऐसी को हम लोग क्या कहेंगे? आर समतुल। तो R1 प्लस R2। तो R1 कितना है? 10 ओम। R2 कितना है? 20 ओम। 10 और 20 30 ओम। कितना हो जाएगा? 30 ओम। और ओम किसका ऐसा ही मात्रक होता है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु के बीच, देखिए ये कितना है? 12 वोल्ट के दो बिंदु के बीच, मतलब 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य। देखिए विभवांतर कितना है? भी कितना है? 12 वोल्ट। और क्यू आवेश कितना है? 2 कूलम। तो कह रहा है कि कार्य, तो भी डब्ल्यू बराबर क्या होगा? भी क्यू। तो वोल्ट कितना है? 12। क्यू कितना है? 2। 12 दूना 24 जूल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत फ्यूज काम करता है, तो विद्युत फ्यूज किस पे काम करता है? धारा के उष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? वह विद्युत चुंबक बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या कहते हैं? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। जूल किसका सही मात्रक है? तो कार्य का। किसका है? कार्य का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो हम नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? यूरेनियम से, और यूरेनियम की संख्या क्या होता है? यू होता है। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है जो H2 और O2 मुक्त होता है। तो H और O के आयनों का अनुपात, तो H कितना होगा? 2 आयन, ऑक्सीजन कितना होगा? 1 आयन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ये उपचयन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रासायनिक समीकरण में ये दिया हुआ को संतुलित करने पे जल का अणु, देखिए यहाँ ऑक्सीजन कै गो है? 4 गो। यहाँ ऑक्सीजन है मतलब कै गो? एगो। यहाँ किस लगा? 4। और तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन 4 दूना 8। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना? तो यहाँ लगा दीजिए 4। तो कह रहा है जल के अणु, तो जल के कितने अणु होंगे? 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? सी। अच्छा, ऑक्सीजन तो यहाँ पे जल कितने? 4 अणु हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl के जलीय घोल में, इसको क्या करते हैं? जलीय घोल में हम इसको धारा प्रवाहित करते हैं, तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है? टूट के वियोजित क्या होता है? NaOH बनता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या कहेंगे? क्लोर क्षार प्रक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीनी का आणविक सूत्र, चीनी का क्या होता है? C12H22O11। क्या होगा? C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे शरीर का जो pH जो प्रास होता है कितना होता है? 7 से 7.8। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा? देखिए चाकू से, अगर सोडियम रहता है सोडियम को भी काट सकते हैं। दूसरा किसको? लिथियम को भी हम लोग किसे काट सकते हैं? चाकू से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न से कौन सा आयनिक यौगिक है? देखिए आयनिक यौगिक बनाने के लिए धातु और अधातु दोनों होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी अधातु है तो ये आयनिक यौगिक बनाएगा नहीं। यहाँ पे भी अधातु ये भी आयनिक यौगिक नहीं बनाएगा। यहाँ पे ये भी अधातु है, ये भी नहीं बनाएगा। यहाँ पे Ca कैल्शियम धातु है और क्लोरीन अधातु है, आयनिक यौगिक कौन बनाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? देखिए Fe धातु है, कॉपर धातु है, निकेल धातु है, लेकिन Sb क्या है? उपधातु। उपधातु उसे कहते हैं जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का क्या होता है? NH2CONH2। ये क्या होता है? सूत्र होता है यूरिया का। तो इसको सबसे पहले किसने बनाया था? तो बोहर ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अपक्रिया करके क्या देता है? एथाइन। आपसे पूछेगा एथाइन कैसे बनता है? तो कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? एथाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन समावेवी है? देखिए समावेवी मतलब ये होता है कि उसका मतलब कि सूत्र क्या होगा? सेम होगा। सूत्र क्या होगा? सेम होगा, लेकिन संरचना क्या होगा? अलग अलग। देखिए यहाँ पे कार्बन 2 गो है, यहाँ भी 1 और 1 2 कार्बन है। हाइड्रोजन 5 1 6 है, तो 3 3 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1 है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी समावेवी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ग 1 के तत्व को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षार धातु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधे में श्वसन के अंतर्गत ADP के टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं सुनो। पादप में देखिए यहाँ पे जाइलम, जौ से जाइलम, जौ से जल का वहन। अब भोजन का वहन कौन करता है? तो फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम करता है जल का वहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ककरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया, देखिए प्रतिवर्तिया की क्रिया है मतलब किसी चीज़ को देख के मुंह में लाड़ आना, ये भी है। रक्तदान करना, ये भी है। हृदय गति भी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं। कोमल मस्तिष्क को सुरक्षित कौन करता है? तो मस्तिष्क गुहा में। जो कोमल मस्तिष्क होता है वो सुरक्षित कौन रखता है? तो मस्तिष्क गुहा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका कौन है? और इसका क्रियात्मक क्या होता है? न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में। किस में होता है?
ईस्ट में, और चप्पल की तरह किसका करती होता है, तब पैरामेसियम का। और अमीबा में क्या होता है, अपना कूट पाट के द्वारा अपना भोजन पूरा करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फूल में नर जनन अंग कौन होता है, पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य के 22 देखिए 22 जोड़ा प्लस XY, तो ये जो 22 जोड़ा है इस क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम, क्या कहते हैं, ऑटोसोम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पक्षी और चमगादड़ के पंख, देखिए ये दोनों क्या है, समजात अंग है, पक्षी और चमगादड़। पक्षी का भी पंख क्या उड़ने में काम आता है, चमगादड़ का भी पंख उड़ने में काम आता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता हम लोग किसे कहते हैं, शाकाहारी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3, तो इसके एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं, तो 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेट्रोलियम का उपयोग देखिए मोटर वाहन में भी करते हैं, जलयान में भी करते हैं, वायुयान में भी, तीन में से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोयला का मुख्य, देखिए यहाँ पे क्या है, मुख्य स्रोत कौन होता है, पौधा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति किसे देते हैं, पी बराबर क्या होता है, VI, क्या ऑप्शन में है, कहीं पे नहीं, लेकिन हम लोग ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR, इस V के जगह पे क्या रख देंगे, IR, तो IR इंटू में I 2 को आ गया तो क्या होगा, I²R, देखिए ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए में ये सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली, एक तांबा का तार है, एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिमाण के पश्चात परिवर्तन होगा। देखिए जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, तो कितने परिभ्रमण कितने घूमने के बाद इसके परिवर्तन होगा, तो इसमें आधा, जब आधा चक्कर घूम जाएगा तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा में क्या होगा, परिभ्रमण में क्या होगा, परिवर्तन आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा पुनरुद्भव का उदाहरण है, तो अमीबा, क्या होता है, अमीबा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, देखिए जो सड़ता गलता नहीं है, तो कौन है, थर्मोकोल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना पर प्रभावित करता है, तो ये प्रकाश का परिकिरणन। देखिए अगर प्रकाश के अपवर्तन की कुछ घटना होगा तो क्या होगा, बाल्टी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर क्यों दिखाता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ग्लास में रखा हुआ कि पेंसिल टेढ़ी दिखाई दी, क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय कुछ सूर्य का कुछ ऊपर और नीचे दिखाई देना किसी कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये किसका है, चूना पत्थर का, ये किसका है, चूना पत्थर, इसी का नाम क्या है, खड़िया, इसी का नाम क्या है, संगमरमर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, देखिए गंगा में कपड़ा धोना प्रदूषण उत्तरदायी है, गंगा में अजले सबको बहाना ये भी है, गंगा में रासायनिक ये भी है, लेकिन मछली पालना ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुष्प का नर, देखिए नर कौन है, पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम लोग इस वीडियो में लगभग 40 प्लस क्वेश्चन को देखे हैं। चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ रासायनिक सूत्र जैसे CaCO3 है ना, D2O है ना, उसके बाद N2O, देखिए CO3 क्या कहते हैं हम लोग, चूना पत्थर, क्या कहते हैं, चूना पत्थर, या इसी को संगमरमर खड़िया कहते हैं। D2O को हम लोग क्या कहते हैं, भारी जल, क्या कहते हैं, भारी जल। N2O क्या कहते हैं हम लोग, लाफिंग गैस, क्या कहते हैं, लाफिंग गैस। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, NaHCO3, इसको हम लोग क्या कहेंगे, खाने वाला सोडा, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, Na2CO3 इंटू में 10H2O, इसे क्या कहेंगे, धोवन सोडा या धोने वाला सोडा। उसके बाद आगे चलते हैं, अगर हमसे CaSO4 इंटू में 2H2O, इसे क्या कहेंगे, जिप्सम, क्या कहेंगे इसे, जिप्सम। उसका CaSO4 इंटू में हाफ H2O, इसे क्या कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या कहेंगे इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर आगे चलेंगे,
H2SO4 तो क्या 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 कहेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद HGS क्या 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 कहते हैं हम लोग, सिंदूर, क्या कहते हैं हम लोग, सिंदूर। उसके बाद नीला थोथा, नीला थोथा, थोथा का क्या होता है, CuSO4 इंटू में 5H2O, इसे क्या कहते हैं, नीला थोथा। उसके बाद हम लोग चलेंगे C12H22O11 को क्या कहते हैं, चीनी, क्या कहते हैं, चीनी। C6H12O6 को हम लोग क्या कहेंगे, ग्लूकोज, क्या कहते हैं हम लोग उसको, ग्लूकोज, ग्लूकोज कहते हैं। फिर NaOH को हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसके बाद फिर HCl को क्या कहते हैं हम लोग, मतलब पेट का अम्ल, क्या कहते हैं हम लोग, पेट में जो अम्ल पाया जाता है क्या पता है, HCl। इसको क्या क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर आगे चलेंगे हम लोग कि अम्लराज, अम्लराज मतलब कि जिसमें सोना घुल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्लराज। इसमें क्या होता है आपको, HCl और HNO3, जिसमें HCl का कितना अनुपात होता है, 3 का, और HNO3 कितना होता है, 1 का। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्लराज, क्या कहेंगे, अम्लराज कहेंगे। उसके बाद CaOCl2, इसे क्या कहेंगे हम लोग, विरंजक चूर्ण, क्या कहेंगे हम लोग, विरंजक चूर्ण। फिर आगे चलेंगे, अगर बोलेगा कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, नहीं चलिए पहले अम्ल और क्षार की बात कर लेते हैं। देखिए अम्ल और क्षार, ये पीएच स्केल दिया था, किसने दिया था, सोरेनसन ने। इसमें बीच में क्या होता है, 7 से कम वाले को, यहाँ 0 से 14 लिखा रहता है, 7 से कम वाले को अम्लीय, 7 से कम वाले को अम्लीय, और 7 से ज़्यादा वाले को क्षारीय। 7 रहेगा तो उदासीन, क्या रहेगा, उदासीन। इसी में धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, कैसा होता है, क्षारीय। और अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, ये अम्लीय, और धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय। अगर मान लीजिए ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में होता है, तो कौन होता है, पारा, Hg। और ऐसा कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पे क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है, वो कौन सा होता है, ब्रोमीन, कौन सा होता है, ब्रोमीन होता है। उसके बाद खून का pH मान कितना होता है, 7.4। आंसू का pH मान कितना होता है, 7.4, है ना। उसके बाद आंसू हो गया, खून हो गया। नींबू का कितना होता है, तो 2.4। समुद्री जल का कितना होता है, समुद्री जल का कितना होता है, 8.4, कितना होता है, 8.4। अगर सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक, कौन सा, मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक, कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद बोलेगा खट्टे फल में या खट्टे पदार्थ में, खट्टे फल में कौन सा, तो सिट्रिक, कौन सा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा, इसी को क्या कहेंगे, फॉर्मिक अम्ल, और क्या कहेंगे इसको, मेथेनोइक, इसका दूसरा नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल, ये पाया जाता है। चलिए प्रकाश के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, किसने बताया था, रोमर। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश कैसे गमन करता है, तो सीधी रेखा में, कैसे गमन करता है, सीधी रेखा में। प्रकाश क्या है, कण भी है और क्या है, ऊर्जा भी है। प्रकाश क्या है, कण और ऊर्जा भी है। चलिए अगर मान लीजिए प्रकाश अगर किसी वस्तु से आर पार हो जा रही है उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी, क्या कहेंगे, पारदर्शी। और प्रकाश किसी वस्तु से आर पार नहीं हो पा रही है इसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी, क्या कहेंगे, अपारदर्शी। एक होता है पारभासी, मतलब प्रकाश जो तेल लगा हुआ हिस्सा है उस हिस्सा से आर पार हो जा रहा है उसे क्या कहेंगे, पारभासी। एक होता है दीप्त, एक होता है दीप्त, एक होता है अप्रदीप्त। दीप्त किससे कहते हैं, मतलब कि ऐसा पदार्थ जो स्वयं क्या करे, प्रकाश को उत्सर्जित करे उसे क्या कहेंगे, दीप्त। और अप्रदीप्त जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त।
दीप जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो उसे दीप, और जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप। किरण पुंज, किरण पुंज, किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज। किरण पुंज कितने तरह का होता है? तो 3 तरह का। किरण पुंज कितने तरह का होता है? 3 तरह का। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, एक होता है समानांतर किरण पुंज। क्या होता है? समानांतर किरण पुंज। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, तो प्रकाश के प्रावर्तन। प्रकाश के प्रावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है, उसी माध्यम में टकरा के वापस चली जाती है, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश के प्रावर्तन। प्रकाश के प्रावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही समतल में, पहला नियम। दूसरा, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसके बाद हम लोग दर्पण की बात करेंगे। दर्पण कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की बात करेंगे तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। अगर पूछिएगा समतल दर्पण की विशेषता लिखिए, तो क्या होगा? पहला क्या है कि दर्पण के आगे जितना दूर पे खड़ा रहेंगे, दर्पण के पीछे उतना ही, मतलब दर्पण में उतना ही पीछे दिखाई देगा। दूसरा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तीसरा, कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। और चौथा, पार्श्विक। पार्श्विक से क्या बनेगा? उल्टा। अगर आप दाहिना हाथ उठाइएगा तो दर्पण में क्या दिखाई देगा? बायां हाथ। क्या दिखाएगा? बायां हाथ। उसके बाद गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने तरह का होते हैं? 2 तरह के। एक होते हैं अवतल और एक होते हैं उत्तल। अवतल किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जो बाहर से कलई किया हो और अंदर से उसका परावर्तक सतह हो, उसे कहेंगे अवतल। उत्तल, जो अंदर से कलई किया हो और बाहर से परावर्तक सतह हो, उसे उत्तल कहेंगे। और अवतल दर्पण, किसी भी दर्पण का बीचों बीच वाला बिंदु क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो? ध्रुव। क्या कहलाता है? ध्रुव। इस दर्पण का कहीं ना कहीं केंद्र होगा, उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं हम लोग? प्रधान अक्ष। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं हम लोग? फोकस। तो हम लोग कुछ पहला कंडीशन, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पे। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पे, तो ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। जब वस्तु अनंत पे रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। कैसा बनेगा? बहुत ही छोटा। और कैसा बनेगा? उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक। जब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे हम लोग? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से टकराएगी, कहाँ से गुजरेगा? ये फोकस से, और एक वक्रता केंद्र से जाएगी और इसी पे वापस ले जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? ये वास्तविक बनेगा। तीसरा, अगर वस्तु को कहाँ पे रखेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र पे। कहाँ पे रखेंगे? वक्रता केंद्र पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पे ही। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। वस्तु देख रहा है ऊपर, प्रतिबिंब देख रहा है नीचे, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक। अगर वस्तु को अगर हम लोग कहाँ पर रखेंगे? आप रखेंगे कहाँ पे? ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो यहाँ से टकराएगी, टकरा के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। और ये कहाँ से गुजरेंगे? वक्रता केंद्र से। तो ये दोनों कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कैसा बनेगा? उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। अगर किसी वस्तु को अगर हम लोग कहाँ पर रखेंगे? आप अपना दर्पण में फोकस पे। कहाँ पर रखेंगे? फोकस पे। तो फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? ये अनंत पे। प्रतिबिंब कैसा कहना? कहाँ बनेगा? अनंत पे। कैसा बनेगा? उल्टा। और कैसा बनेगा? वास्तविक। अब जब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे हम लोग? ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। कहाँ पर रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा? सीधा। और कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। तो अवतल दर्पण में एक ही जगह प्रतिबिंब बनता है, कैसा? आभासी। कैसा बनता है? आभासी। वो कब? जब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में। चलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब कुछ क्वेश्चन लाएंगे, उसमें कुछ टॉपिक को ऐसी रिवीजन करते चलेंगे हम लोग। हमेशा हर एक मतलब क्वेश्चन कराने के बाद जो अंतिम में जो बचेगा 5 मिनट 10 मिनट, तो हम लोग हर एक को क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, कि आप लोगों को याद करने में कोई कठिनाई नहीं हो। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।